शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं, 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर-ए-तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया,
इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। Good morning. Thank you all for joining this briefing. As you are all aware, on April 22, 2025, Pakistani and Pakistan-trained terrorists belonging to the Lashkar-e-Taiba carried out a savage attack on Indian tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir in India. They murdered 26 people, including one national of Nepal, causing the largest number of civilian casualties in a terrorist attack in India since the 26 November 2008 attacks in Mumbai. The attack in Pahalgam was marked by extreme barbarity, with the victims mostly killed with headshots from close range and in front of their families. Family members were deliberately traumatized through the manner of the killing, accompanied by the exhortation that they should take back the message. The attack was clearly driven by the objective of undermining the normalcy returning to Jammu and Kashmir. In particular, it was designed to impact the mainstay of the economy, tourism, with a record 23 million tourists visiting the valley last year. The calculation, presumably, was that harming growth and development in the Union Territory would help keep it backward and create fertile ground for continued cross-border terrorism from Pakistan. The manner of the attack was also driven by an objective of provoking communal discord, both in Jammu and Kashmir and the rest of the nation. It is to the credit of the government and the people of India that these designs were foiled. A group calling itself the Resistance Front has claimed responsibility for the attack. This group is a front for the UN-proscribed Pakistani terrorist group Lashkar-e-Taiba. It is notable that India had given inputs about the TRF in the half-yearly report to the monitoring team of the UN's 1267 Sanctions Committee in May and November 2024, bringing out its role as a cover for Pakistan-based terrorist groups. Earlier too, in December 2023, India had informed the monitoring team about Lashkar and Jaish-e-Mohammed operating through small terror groups such as the TRF. Pakistan's pressure to remove references to TRF in the April 25 UN Security Council press statement is notable in this regard.
Investigations into the Pahalgam terror attack have brought out the communication nodes of terrorists in and to Pakistan. The claims made by the Resistance Front and their reposting by known social media handles of the Lashkar-e-Taiba speak for themselves. Identification of the attackers based on eyewitness accounts as well as other information available to law enforcement agencies has also progressed. Our intelligence has developed an accurate picture of the planners and backers of this team. The features of this attack also tie in with Pakistan's long track record of perpetrating cross-border terror in India, which is well documented and beyond question. Pakistan also has a well. तो आपको बता दें कि देश के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आतंकवाद के खात्मे को लेकर भारत लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है, लेकिन इस वक्त जो पहलगांव में हमला हुआ था जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, खुद इस बात को स्वीकार किया था टीआरएफ ने कि पहलगांव हमले की जिम्मेदारी उनकी है। और आज ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत की सरकार, भारत की सेनाओं द्वारा चलाया गया, जिसमें पहलगांव के हमले का बदला लिया गया, भारत की मां बहनों पर संकेत साफ है कि भारत की मां बहनों के सिंदूर पर हाथ अगर डालोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, और उसका जवाब भी दिया गया है। साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे संकेत भी निकल कर आ रहे। इस बीच खबर यह भी है कि कश्मीर के पंपोर में जो फाइटर जेट गिरा है वो पाकिस्तान का है। पूर्व आईएएफ अफसर बोले हैं कि JF-17 हो सकता है। रामबन अखनूर बठिंडा में भी जेट क्रैश हुआ है। तमाम इस तरह के अपडेट भी निकल कर आ रहे हैं, लेकिन एक खास बात जो आपको बता दें कि भारत के विदेश सचिव ने यह साफ कर दिया है कि भारत इस तरह का हमला कभी भी, आतंकवादी जो हमला वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और कई बार ये कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी अपने आतंकवादी ठिकानों को, उनके जगहों को नहीं ध्वस्त किया, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार ये कहता रहा कि आतंकवाद से उसका कोई लेना देना नहीं, जबकि साफ तौर पर दिखाई है। कल तलदा जो कि हाफिज सईद का बेटा था, उसने खुद कहा कि भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे पिता को निशाना बनाना चाहते हैं। इस बात के संकेत तलदा ने दिए थे और कहा था, लेकिन मेरे पिता को पाकिस्तान की सेना ने सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। यानी कि बार बार इस बात का जिक्र पाकिस्तान करता रहा है। पाकिस्तान की सेना आतंकवादी और आतंकवादी ठिकानों की रक्षा करती रही है। इस बात के सबूत साफ हैं और उन्हीं सबूतों को चिन्हित कर भारत ने निशाना बनाया। सटीक निशाना इसे कह सकते हैं मयंक चौबे साहब, कि एकदम 100 में से 100 नंबर दिए जाए। बिल्कुल, मैं तो 100 में से 101 नंबर देना चाहूंगा जी, क्योंकि ऐसा था, न सिर्फ दुश्मन, लेकिन हमें भी इसकी भनक नहीं हुई। हम भी तैयारी करते रहे कि कल जो है मॉक ड्रिल होने वाली है, चलिए मॉक ड्रिल की तैयारी करते हैं, क्या क्या किया जाएगा वो देखेंगे। उस पर हम चर्चा में व्यस्त रहे, आराम से रात को चैन की नींद सोए। लेकिन दुश्मन जो था वो गफलत की नींद में चला गया था और भारत ने माकूल समय देखा और दुश्मन पर करारा प्रहार किया। संजीव सिरोही साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव सिरोही साहब, तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है, भारत ने मुंहतोड़ जवाब तो दे दिया है और सबसे जो